सुप्रभात। पिछले दिनों आप लोगों को याद ही होगा कि हम लोगों ने जॉर्ज पंचम नामक पाठ के जो रचनाकार थे उनका जीवन परिचय पढ़ा था और जॉर्ज पंचम की नाक जो एक यहाँ देख रहे हैं आपका विषय है उसके बारे में चर्चा किया था हम लोगों ने। और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि किस प्रकार आज़ाद हो जाने के बाद भी हमारी मानसिकता में अभी तक जिस बदलाव की आवश्यकता थी वो बदलाव अभी तक हमें नहीं आया है। कैसा बदलाव? मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि कैसे उस समय के जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर जो लोग भी उस समय के प्रशासनिक व्यवस्था में भी थे कि जब उस समय महारानी जब इंग्लैंड से आने वाली थी तो किस प्रकार उनके स्वागत की तैयारी की जा रही थी। आप वर्तमान की घटनाओं को भी अगर याद कीजिए, जब अमेरिका या विदेशों से जब ऐसे कोई राजदूत या वहाँ के प्रधानमंत्री या वहाँ के राष्ट्रपति जब आते हैं तो देखिएगा हमारे अखबारों से लेकर हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है या हमारे जो मंत्रीगण हैं अधिकांशतः क्या होता है उनके स्वागत समारोह में की तैयारी में ही लग जाते हैं, जिस राज्य में वो आने वाले हैं या जिस क्षेत्र विशेष में आने वाले हैं। इस पाठ में इन्हीं घटनाक्रमों को दिखाया गया है। रचनाकार ने यहाँ पर इसी स्थिति पर प्रहार किया है कि आखिर ऐसा क्यों हम इस तरह की चाटुकारिता या चापलूसी करने जाते हैं, या हमारा जो एक मीडिया जो है जिसके ऊपर पूरे समाज का उत्तरदायित्व है कि वह सत्य के मार्ग पर चले, धर्म के मार्ग पर चले, और जो प्रताड़ित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद करें। लेकिन क्या हो रहा, कैसे वो अपने कर्मों से विमुख हो गए हैं, उस घटना का भी जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया है। अब हम लोग विषय की शुरुआत करते हैं। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। एलिजाबेथ द्वितीय, मैंने पिछले दिनों दो महारानियों के नाम लिए थे, विक्टोरिया और एलिजाबेथ, यानी वो एलिजाबेथ प्रथम हो गई, ये द्वितीय। यानी विक्टोरिया के स्वागत के लिए कौन तैयार था उस समय के जो तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू। नागार्जुन की कविता के क्रम चर्चा करने के क्रम में मैंने ये बताया था बातें आप लोगों की, तो आप लोगों को बातें मैंने उस दिन बताई थी। और आज भी देखिए कमलेश्वर ने भी एक घटना का उल्लेख किया है इस पाठ में। क्या बोल रहा है कि एलिजाबेथ द्वितीय जो है अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। आ गया वो विषय भी आपके सामने कि किस तरह से मीडिया भी उसी विषय को मुख्य पृष्ठ पर स्थान दे रहा था या उनका भी ध्यान उसी पर केंद्रित था। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको रेखांकित करने की आवश्यकता है कि रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। माने जिस देश में वो जाने वाली थी उस देश के अनुसार वो वेशभूषा धारण करना चाहती थी। माने वहाँ के लोगों की जो वेशभूषा थी या वहाँ के लोगों की जो संस्कृति है, पहनावे की जो संस्कृति, तो उसको वो अनुकरण करना चाहती थी, या नहीं भी अनुकरण करने के क्रम में क्या वो देखना चाहती थी कि वहाँ की सभ्यता और संस्कृति के अनुसार ही अगर उनका जो पोशाक है, कपड़ों को अगर वो तैयार करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए दर्जी भी परेशान था कि अभी तक महारानी ने कुछ बताया नहीं है कि किस प्रकार के कपड़े उनको सिल कर रेडी करने हैं, तैयार करने हैं। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। यानी ये विभिन्न चैनलों या अखबारों से जुड़े हुए जो फोटोग्राफर्स हैं वो माने जो न्यूज़ कवर करने के लिए जाते हैं। या दूसरा क्या है कि ऐसे भी जो बड़ी बड़ी कई संस्थाएं या बड़ी बड़ी कई और हस्तियां हैं जो क्या करते हैं कि ऐसे लोगों की तस्वीरें खींचकर अपने पास रखते हैं। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों से दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी। यानी मान लीजिए कोई खबर अगर आज इंग्लैंड में छप रही है तो वही खबर फिर अगले दिन हमारे भारत के अखबारों में देखने को मिलती थी।
कितना बड़ा व्यंग है, बोले कतरने। कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। माने एक उनकी पोशाक की कीमत जो है 400 पाउंड, उसको आप लोग भारतीय रुपये में बदल दीजिए, देखिए कितना हो जाता है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। छोड़ दीजिए, अगर सिर्फ महारानी और उनके पति की बात होती तो अलग घटना थी। माने उनके साथ जो उनके अंगरक्षक यानी सुरक्षाकर्मी जो थे, खाना बनाने वाले लोग, नौकर चाकर, सबकी खबरों को छापा जा रहा था। बल्कि खबरों को ही नहीं, उनकी जीवनियाँ को छापा जा रहा था। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। कितना बड़ा व्यंग किया है यहाँ पे रचनाकार ने। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेंगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता, माने स्वाभाविक रूप से अपने आप अकस्मात मुंह से निकल गया, वाह आए। तो यहाँ क्या है, वह आए हमारे घर। क्या बोले, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। क्या कितना बड़ा व्यंग छिपा हुआ है। फिर देखिए इन पंक्तियों में रचनाकार यहाँ कह रहे हैं, यहाँ पर किस शहर पर या राज्य पर प्रहार किया जा रहा है? दिल्ली। दिल्ली से ही तो पूरा क्या होता है, देश चलता है। जितने भी हमारे नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं, उनका मुख्यालय क्या है, कार्यालय कहाँ है, सब नई दिल्ली में। तो वहाँ पे देखिए व्यंग किया गया है कि माने नई दिल्ली, माने वो राज्य, वो शहर अपने आप को देख रहा है कि मेरी ऐसी स्थिति है और ऐसी स्थिति में महारानी यहाँ आने वाली है। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। मैंने बताया था आप लोगों को कि पहले आप लोग रेखांकित कीजिएगा, जो पहला गद्यांश था कि रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था से लेकर यहाँ तक जो है कि अब कब क्या पहनेंगी। और दूसरा जो महत्वपूर्ण पंक्ति रेखांकित करना है, जो पृष्ठ संख्या 11 पर है, आप देखिए कि नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा से लेकर, या यहाँ तक पूरा आप लोग कर सकते हैं कि और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। माने रास्तों को बनाया गया, जो सरकारी इमारतें होंगी उनको पूरा रंग रोगन कर दिया गया होगा, मैंने उनको रंग से रंग दिया गया होगा। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि जब आप जिस जगह पे रहते हैं, या ऐसे बहुत क्षेत्र विशेष है जहाँ पे अगर किसी मंत्रीगण का या किसी नेतागण का अगर आने की बात होती है तो क्या होता है, पूरी वहाँ की स्थितियों में बदलाव नज़र आपको आता है। रास्तों से लेकर वहाँ के जो अगल बगल जहाँ पे वो मुख्य रूप से उनका कोई सभा या कोई कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है, उन पूरी जगह को ही सजा दिया जाता है। तो उसी तरह एलिजाबेथ जब आने वाली हैं तो उनके आने की खुशी में क्या होता है, पूरे आसपास के क्षेत्रों को भी, या जिस रास्ते से वो जाने वाली है उस रास्ते को सही तरीके से मरम्मत कर दी जाती है, उनको सजा दिया जाता है। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई। सड़कें जवान हो गई माने क्या है, सड़क क्या है, सजीव है नहीं। यानी यहाँ पे रचनाकार ये कहना है कि सड़कों की मरम्मत कर दी गई। सड़कें एकदम नई सड़क, माने जिस सड़कों पर गड्ढे हुए करते थे, जिन सड़कों पर आना जाना दुर्भर था, माने बहुत मुश्किल काम था, कठिन काम था, वो सड़कों की मरम्मत करके उन्हें ठीक कर दिया गया।
बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया, माने कोमलांगियाँ, जैसे नवयुवतियाँ जिस प्रकार श्रृंगार करती हैं उस प्रकार जो मैंने कहा ना कि जो भी इमारतें थी, सरकारी इमारतें या रास्ते में पड़ने वाली जो भी इमारतें थी, उनको सभी को सजा दिया गया था, रंग कर दिया गया था। तो आज तक की कक्षा में हम लोग यहीं तक चर्चा कर रहे हैं। अगली कक्षा में फिर हम लोग इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।